नमस्कार दोस्तों, ये है प्रतियोगिता दर्पण और अगस्त माह का अंक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुल का प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया और कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हुआ। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लोगों की दशकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रियासी ज़िले में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो आर्च ब्रिज है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया। ठीक है, किस ज़िले में स्थित है? ये है रियासी ज़िले में, चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बक्कल व कौड़ी के मध्य, याद रखिएगा, बक्कल व कौड़ी के मध्य चिनाब नदी पर संगलदाना व रियासी रेलवे स्टेशन के बीच, ये संगलदाना और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच एकल मार्ग रेलवे लाइन का यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा यह पुल फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसके साथ ही भारत के पहले केबल पुल, याद रखें कि इसके साथ ही भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी का उद्घाटन भी श्री मोदी जी ने किया है। धरती से 1086 फीट ऊपर अंजी ब्रिज में कुल 96 केबल लगी है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा का भी इस पर, ठीक है, हवा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके साथ ही कश्मीर घाटी पूरे देश के साथ रेल मार्ग से जुड़ गई है। ठीक है, रियासी में चिनाब पुल के लोकार्पण के पश्चात, ठीक है, कटरा से श्रीनगर तक रेलवे सेवा की शुरुआत करते हुए इस मार्ग पर पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई। वंदे भारत के इस रूट पर कटरा से श्रीनगर, ठीक है, कटरा से श्रीनगर की दूरी केवल 3 घंटे में तय होगी। बाद में अगले दिन से 2 वंदे भारत रेलगाड़ियां इस रूट पर शुरू कर दी गई है। इस संवेदनशील मार्ग पर रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर कटरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से कश्मीर घाटी आज रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उन्होंने कहा कि हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब यह केवल भावना नहीं बल्कि रेलवे नेटवर्क के लिए हकीकत बन गया है। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये रेल लाइन आप ज़रूर याद रखें। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन को नए भारत के सामर्थ्य का जयघोष उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले देखा कि विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुल का प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया। इसमें प्रमुख बातें क्या क्या हैं? तो प्रमुख बातें हैं कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रिहायसी ज़िले में यह आर्च ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, 6 जून 2025 को इसका लोकार्पण किया गया और ये बक्कल व कौड़ी के बीच चिनाब नदी पर है। ठीक है, बक्कल व कौड़ी, याद रखिएगा, बक्कल और कौड़ी के बीच चिनाब नदी पर है। ठीक है, और कौन से 2 स्टेशन के बीच है? तो संगलदाना व रियासी रेलवे स्टेशन के बीच एकल मार्ग रेलवे लाइन का यह है। ठीक है, और देखिए यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखें तो 359 मीटर है। यह पुल फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर
ऊंचा है। ठीक है, इसके साथ ही अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है और इसकी विशेषता क्या है कि धरती से 1086 फीट ऊपर अंजी ब्रिज में कुल 96 केबल लगी है। ठीक है, और 213 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के लिए ये जो है अंजी ब्रिज का उद्घाटन, अंजी ब्रिज और ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये इसी रेल नेटवर्क के बीच स्थापित हुआ है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम INS अर्नाला, याद रखें INS अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारत की समुद्री रक्षा रणनीति को एक बड़ा बल गत 18 जून 2025 को उस समय मिला जब पनडुब्बी रोधी, याद रखें, जब पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला और पनडुब्बियों की खोज करने वाला, याद रखेंगे, पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला और पनडुब्बियों की खोज करने व उन्हें नष्ट करने में सक्षम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो INS आपका अर्नाला है, ये क्या है कि पनडुब्बी रोधी है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला और पनडुब्बी खोज करने व उन्हें नष्ट करने में सक्षम एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, याद करें, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सक्षम है। ठीक है, कौन सा युद्धपोत, याद रखें कि उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सक्षम युद्धपोत INS अर्नाला को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में भारतीय नौसेना की, याद रखें, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान में इसे शामिल किया गया, INS अर्नाला। ठीक है, और यह क्या है, पनडुब्बी रोधी है, जो युद्ध में इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी है और देखें तो पनडुब्बियों की खोज करने वाला है और उसको नष्ट करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया। तटीय व उथले पानी में पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने में नौसेना की शक्ति में वृद्धि करेगा। अत्याधुनिक हथियारों से युक्त एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो स्वदेशी तौर पर विकसित 16 ASW SWC पोतों में से पहला है। इसे फिर से पढ़ते हैं, देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से युक्त एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। 16 ASW SWC पोतों में से पहला है यह। ठीक है, उप सतहीय इलाकों में निगरानी, तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में क्या है, यह सक्षम पोत 77 मीटर लंबा और 1490 टन से अधिक भार वाला है। ठीक है, इसका भार कितना है, 1490 टन से अधिक भार है और इसकी लंबाई कितना है, तो 77 मीटर लंबी है तथा डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत भी है। ठीक है, इसे देखिए, डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत भी है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बने इस युद्धपोत का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डर्स के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। इसके लिए कंपोनेंट्स की आपूर्ति प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियों के अलावा 55 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा की गई है। युद्धपोत का इसका नामकरण, ठीक है, महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर किया गया है। तो ये क्या है, अर्नाला, INS अर्नाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर है जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना का नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने नौसेना के नौवहन पोत INSV
तारिणी पर सवार होकर समुद्री यात्रा करते हुए दुनिया का चक्कर 238 दिन में लगाया। उनका यह अभियान, जिसे नाविका सागर परिक्रमा 2 नाम दिया गया था, 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से उन्होंने प्रारंभ किया था। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने 2 अक्टूबर को गोवा से हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया था। 25,600 नॉटिकल मील से अधिक दूरी 238 दिनों में तय करके 29 मई 2025 को INS तारिणी की गोवा में ही, ठीक है, वापसी हुई। ठीक है, 238 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान 4 पड़ाव नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के दौरान 56 फुट लंबे नौकायन पोत INSV तारिणी के लिए तारिणी ने लिए। इसमें फ्रीमेंटल यानी कि ऑस्ट्रेलिया, लिटलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टेनली फॉकलैंड द्वीप समूह और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। ये याद रखेंगे कि फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टेनली फॉकलैंड द्वीप समूह, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। तो ये 4 पड़ाव थे जो नाविका सागर परिक्रमा 2 के दौरान हुए। लिटलटन न्यूजीलैंड से पोर्ट स्टेनली की यात्रा के दौरान पॉइंट नीमो, ठीक है, को INSV तारिणी ने पार किया, जो इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, महासागरीय ध्रुव के रूप में जाने वाला पॉइंट नीमो महासागर में किसी भी भूभाग से सबसे दूर स्थित स्थान है। ठीक है, पॉइंट नीमो के माध्यम से INSV तारिणी का मार्ग पूरी तरह जल मार्ग के तहत हासिल किया गया, जो समुद्री नेविगेशन के संदर्भ में यह एक उपलब्धि है। अपने अंतिम पड़ाव केप टाउन से 15 अप्रैल को प्रस्थान के पश्चात 29 मई को गोवा पहुंचने पर इनका स्वागत करने वालों में नौसेना के अधिकारी भी थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। कुछ बातें और भी है इसमें देखें कि नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान से पूर्व ऐसा ही एक समुद्री यात्रा अभियान नाविका सागर परिक्रमा 1 अभियान, जो 10 सितंबर 2017 से 21 मई 2018 को संपन्न किया गया था, जिसमें क्या किया कि भारतीय नौसेना के 6 अधिकारियों ने दुनिया की परिक्रमा की थी। तो ये नौसेना ये INSV जो तारिणी है, इसके जरिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने क्या हुआ कि दुनिया का चक्कर 238 दिनों में लगाने के पश्चात अब जाकर के गोवा के तट पर पहुंची और यह सागर परिक्रमा, जो सागर परिक्रमा 2 अभियान है, वो संपन्न हुआ। ठीक है, तो एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। अब हम लोग फिर से आगे बढ़े और देखते हैं कि विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 54 संस्थान, ठीक है, 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 54 संस्थान और QS रैंकिंग जारी किया गया है। हम लोग पढ़ते हैं हर वर्ष। क्वार्टरली साइमंड्स जो एजेंसी है जिसके द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो देखें कि विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन में स्थित QS, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, क्वार्टरली साइमंड्स एजेंसी द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। एजेंसी ने वर्ष 2026 के लिए अपनी रैंकिंग जो है, यानी कि 21वीं रैंकिंग, ये भी याद रखेंगे कि एजेंसी ने अपनी 21वीं रैंकिंग जारी की है। 19 जून 2025 को जारी की गई है यह रैंकिंग। तो वर्ष 2026 की QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व के 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों में भारत के कितने यूनिवर्सिटी हैं, भारत के 54 विश्वविद्यालय और संस्थान को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, जो भारत को चौथा स्थान प्रदान करता है। याद रखें, पूरा विश्व भर में भारत का संख्या के मामले में चौथा स्थान प्राप्त है। अमेरिका के सर्वाधिक 192, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के 90 तथा चीन के 72 विश्वविद्यालय संस्थान इस रैंकिंग में इस वर्ष शामिल हुए और चौथे स्थान पर कौन सा है, भारत। पिछले वर्ष 2025 की QS वैश्विक रैंकिंग में भारत के 46 संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि इससे पहले
2024 के लिए यह संख्या 45 थी। 23 की रैंकिंग जो थी, रैंकिंग में 41। 2022 की रैंकिंग में देखें हम लोग तो 35। 2015 की रैंकिंग में यह संख्या 15 ही थी। ठीक है, तो भारत के 8 संस्थान को पहली बार ही, ठीक है, क्यूएस वैश्विक रैंकिंग में स्थान वो प्राप्त कर सके हैं। इसमें आईआईटी गांधीनगर, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि भारत के 8 संस्थान पहली बार क्यूएस वैश्विक रैंकिंग में स्थान प्राप्त कर सके हैं। इसमें आईआईटी गांधीनगर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शिव नडार यूनिवर्सिटी, क्रिस्ट, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु तथा मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ शामिल है। यह किसी वर्ष में रैंकिंग में शामिल किए जाने वाले भारतीय संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है। पूर्व वर्ष की तुलना में 48 भारतीय संस्थान विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार इस बार हुआ है। ठीक है, तो क्यूएस रैंकिंग 2026 में विश्व के शीर्ष 250 संस्थानों में भारत के 6 संस्थान शामिल है। ठीक है, इनमें भारत में जो शीर्ष स्थान हासिल हुआ है वह आईआईटी दिल्ली का है। ठीक है, इसमें भारत के शीर्ष स्थानों में देखें तो आईआईटी दिल्ली का है, जिसका वैश्विक रैंकिंग में 123वां स्थान है। ठीक है, एशिया रैंकिंग में आपको पता होगा कि 44वां स्थान है, लेकिन ये विश्व रैंकिंग की बात हो रही है तो 123वां स्थान है। पिछले वर्ष 150वीं वैश्विक रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली का भारत में दूसरा स्थान था। इस वर्ष 129वीं रैंक के साथ आईआईटी बॉम्बे का भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान है। पिछले वर्ष क्या था? पिछले वर्ष यह शीर्ष स्थान पर था और इस वर्ष आईआईटी बॉम्बे भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर है। क्यूएस वैश्विक रैंकिंग में शामिल 54 भारतीय विश्वविद्यालयों संस्थानों की सूची व उसकी रैंक जो है वो तालिका में दी गई है। ये आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका नोट्स बना ले। ठीक है, क्वार्ली साइमंड्स रिपोर्ट्स के हिसाब से यह विश्व यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2026 दी गई है। शीर्ष 10 यूनिवर्सिटीज़ और संस्थान को देखें जो विश्व स्तरीय, तो इसमें सबसे पहला स्थान है एमआईटी का। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है और इसे 100 स्कोर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इम्पीरियल कॉलेज लंदन को स्थान मिला है, दूसरा स्थान। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरा स्थान, ऑक्सफोर्ड चौथे स्थान पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की इसको 5वां स्थान मिला है। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की, इसको 6ठा स्थान मिला है। ETH ज्यूरिख जो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी है, इसे 7वां स्थान मिला है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगर एशिया में देखें तो इसकी जो रैंक है हम देख रहे हैं कि सिंगापुर की ये पहली है, और एशिया में देखें तो एशियाई यूनिवर्सिटी संस्थान में तो ये इसका पहला स्थान होगा। ठीक है, UCL ब्रिटेन इसका 9वां रैंक है, और कैलटेक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जिसे 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम भारतीय संस्थानों में देखें तो 123वां स्थान है आईआईटी दिल्ली का, 129वां स्थान है आईआईटी बॉम्बे का, 180वां स्थान है आईआईटी मद्रास का, 215। तो 3 संस्थान हैं जो शीर्ष 200 में शामिल है। ठीक है, और 2 संस्थान हैं जो 150 में शामिल है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी खड़गपुर 215वें स्थान पर, IISc बेंगलुरु 219वें स्थान पर, IIT कानपुर 222वें स्थान पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें स्थान पर, IIT गुवाहाटी 334वें स्थान पर, 339वें स्थान पर IIT रुड़की, और अन्ना यूनिवर्सिटी इसे 465 स्थान मिला। विश्व रैंकिंग की बात हो रही है। ठीक है, और 1 से 10 तक इसे जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में पहला स्थान IIT दिल्ली का, दूसरा स्थान IIT बॉम्बे का, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप और भी है जो क्यूएस रैंकिंग में भारत के जो 54 विश्वविद्यालय संस्थान के नाम दिए गए हैं उसे आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इसे
उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम जो टॉप जो 10 हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है वही काफ़ी है। ठीक है, इसे देखने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से। हाँ, अगर इसकी बात कर रहे हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखें कि कौन सा विश्वविद्यालय है जो बिहार का, अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, बिहार का तो इसमें एक भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग के लिए ऊपर का जो भी हम लोगों ने टॉप 10 पढ़ा वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग में विश्व 2026 में विश्व शीर्ष 20 स्थान को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो शीर्ष 20 स्थान है उसे आप देख सकते हैं। तो संपूर्ण विश्व में पहला स्थान जो है कैम्ब्रिज को प्राप्त हुआ है। कैम्ब्रिज स्थित, माफ़ कीजिए, कैम्ब्रिज में स्थित है, और में MIT को प्राप्त हुआ है, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा। और यह लगातार 14वां वर्ष है जब MIT जो है यह विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके पश्चात दूसरा स्थान इंपीरियल कॉलेज लंदन का है, और पिछले वर्ष 2025 की रैंकिंग में 5वें स्थान पर रही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK, इस वर्ष 6ठे स्थान पर रही। इस वर्ष तीसरा स्थान स्टैनफोर्ड को प्राप्त हुआ है, अमेरिका का ही है, और इनके पश्चात क्रमशः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग 2026 में विश्व, ये देखिए आप नाम तालिका जो दी गई है, MIT है, इंपीरियल कॉलेज है, वही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, देखिए जी, आप पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग का, ये एशियाई यूनिवर्सिटी है, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। और इसमें देखिए नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ठीक है, और सिंगापुर का हम लोगों ने पढ़ा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि QS लंदन की यह रैंकिंग 6 महत्वपूर्ण मानक के आधार पर दी जाती है। ये 6 मानक कौन सा है? इसमें एकेडमिक रेपुटेशन है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन है, साइट क्या है, साइटेशंस पर फैकल्टी। ठीक है, साइटेशंस फॉर फैकल्टी एक आधार यह भी है। फिर फैकल्टी स्टूडेंट जो रेशियो है, अनुपात, वह भी आधार है, मानक है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो शामिल है। ठीक है, रैंकिंग के निर्धारण में एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश जहां 30%, याद रखें सर्वाधिक भारांश जो है वह क्या है, एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन का 15% है। साइटेशंस पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का 20-10%, तथा इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो का भारांश कितना है, 5-5% है। तो सर्वाधिक क्या है, एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश है। तो इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप जो मोटे तौर पर जो अगर पढ़ लीजिएगा एक बार, तो इससे अगर किसी भी तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आप उसे ऑप्शन के आधार पर, विकल्पों के आधार पर आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हमारे जितने भी मित्र जो इसे देख रहे हैं, ठीक है, आप बोर ना हो। ठीक है, और ऐसा मत सोचे कि शॉर्टकट कोई तरीका होता है एग्ज़ाम निकालने का। एग्ज़ाम निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ने होंगे, धैर्य बनाकर पढ़ना होगा। तो आप इसे पढ़ें, और बहुत सारे कंटेंट आप मत देखें। करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में कई सारे आपके पास मटेरियल है, ठीक है, लेकिन किसी एक मटेरियल को ही फॉलो करें। 50 तरह के मटेरियल को फॉलो मत करें, क्योंकि आप फिर रिवीजन नहीं कर पाइएगा। साधारण सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल हुआ। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सितंबर 2024 में इस न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, याद रखें सितंबर 2024 में इसकी 75वीं वर्षगांठ बनी, और इस अवसर पर क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह को बदलकर नया प्रतीक चिन्ह जारी किया था। अब नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने यह प्रतीक चिन्ह एक बार पुनः बदल दिया, और सितंबर 2024 में लाए गए प्रतीक चिन्ह के स्थान पर पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल कर दिया है। ठीक है, तो याद रखें पुराने प्रतीक चिन्ह को ही बहाल कर दिया गया है। नए प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के साथ जो नए प्रतीक चिन्ह है सर्वोच्च, उसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के साथ अशोक चक्र तथा भारत का संविधान चित्रित था। साथ ही उस पर लिखा था यतो धर्मस्ततो ततः
यथो धर्मस्ततो जय, ठीक है, यथो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म होती है वहाँ वहीं विजय होती है। सर्वोच्च न्यायालय के गलियारे में गर्म व सर्द हवाओं को रोकने के लिए शीशे के दरवाजे लगवाकर इसे वातानुकूलित भी पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कराया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इन दोनों कदमों पर वकीलों की एसोसिएशन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शीशे के दरवाजे लगाने से सुप्रीम कोर्ट का मूल स्वरूप ही बदल जाता है। समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तथा वकीलों की आपत्तियों के चलते नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने नए प्रतीक चिन्ह को हटाकर पहले वाले पुराने प्रतीक चिन्ह को ही बहाल करने तथा कांच की दीवारें हटाने की बात गत 23 मई को एक सुनवाई के दौरान कही थी। उल्लेखनीय है कि महाभारत से लिया गया सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः पुराने प्रतीक चिन्ह पर भी अंकित है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 को नियम 23 के जो है नियम लागू हुए, अंतर सेवा संगठन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ही अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर कर सकेगा नियंत्रण। तो देखिए, सशस्त्र बलों थल सेना, वायुसेना व नौसेना के बीच बेहतर समन्वय तथा प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2023 में पारित अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम के नियमों को 27 मई 2025 को गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दिया है, जो 27 मई से ही लागू हो गए हैं। ठीक है, तो नए लागू किए गए कानून, ठीक है, नए लागू किए गए कानून के तहत नियुक्त कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांडर को तीनों सेनाओं के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना, जिससे सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता मजबूत हो सके। ठीक है, ISO के तहत, ये जो नए कानून है इसके तहत नियुक्त ऑफिसर इन कमांडर अपने ऑफिसर इन कमांडर, ठीक है, नियुक्त जो ऑफिसर इन कमांडर अपने अधीन किसी भी अन्य सेवा के जवानों को आदेश दे सकेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल अनिल चौहान को अधिकृत किया है। ISO एक्ट, ये जो नया कानून है, 2023 में मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था तथा राष्ट्रपति का अनुमोदन 15 अगस्त 2023 को इसे प्राप्त हुआ था तथा मई 2024 को इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो ये CDS की बात हुई। अब क्या है, अब आगे बढ़ते हम लोग कि सिंधु चेनाब नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंधु जल संधि को स्थगित करने के पश्चात चेनाब नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में बदलाव की संभावना अब सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित परिवर्तनों में बांधों की ऊंचाई बढ़ाकर जलाशयों में अधिक पानी जमा करने तथा स्लुइस गेट, याद रखेंगे, स्लुइस गेट का निर्माण कर नीचे की ओर जल प्रवाह नियंत्रित करने की योजना शामिल है। और स्लुइस गेट हम लोग जानते हैं क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि जल द्वारा अर्थात पानी के फाटक से है, ठीक है, जिसका बांधों में उपयोग पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्लुइस गेट का मतलब यह हुआ। सिंधु व चिनाब नदियों के पानी को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है। यह नहर चेनाब नदी के पानी को रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, नदी प्रणाली से जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, चेनाब का जो पानी है उसे रावी, व्यास, सतलज नदी प्रणाली में जोड़ने की परियोजना है। नहर का बड़ा हिस्सा भूमिगत होगा, ठीक है, भूमिगत ही होगा। चिनाब रावी सतलज लिंक, ठीक है, परियोजना को इस तरह से बनाया जाएगा कि यह जम्मू, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में
13 स्थानों पर मौजूद नहर संरचनाओं को जोड़ सके तथा इंदिरा गांधी नहर, सतलज और ब्यास जो है वहाँ पर में पानी ला सके, इंदिरा गांधी नहर में पानी ला सके। तो इस प्रकार जोड़ने की परियोजना है। हम लोग यह देखते हैं कि सिंधु जल संधि क्या है। तो 1960 के सिंधु जल संधि 1960 के जो समझौता हुआ था, इसके कारण क्या था कि भारत सरकार चिनाब पर बांध व जल विद्युत परियोजना पहले भी बना सकती थी, पर बांध की ऊंचाई एक निश्चित सीमा तक ही रख सकती थी। पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर निर्माण योजना में फेरबदल भी किया जाता था, लेकिन सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत सरकार अब पाकिस्तान की सहमति के लिए जो है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, तो बाध्य नहीं है, तो इस प्रकार से यह योजना जो है लाई जा रही है। अब देखें क्या है, SSLV रॉकेटों के निर्माण के लिए HAL को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा इसरो। ठीक है, तो क्या योजना है इसे देखते हैं। तो हल्के उपग्रहों को निचली कक्षा में प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों का इसरो के लिए निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा किया जाएगा। इसे फिर से देखते हैं कि हल्के उपग्रहों के निचले कक्षाओं में प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा, ठीक है, इसरो द्वारा विकसित जो SSLVs है, SSLVs इसरो के लिए निर्माण कौन करेगा, तो HAL करेगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। इसके लिए आवश्यक जो टेक्नोलॉजी है, आवश्यक प्रौद्योगिकी इसरो द्वारा HAL को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इसरो से यह अधिभार सर्वोच्च 511 करोड़ की बोली लगाकर HAL ने हासिल किया। ठीक है, इसरो से यह जो है अधिभार सर्वोच्च कितना बोली लगाया गया, 511 करोड़ की बोली लगाई गई HAL द्वारा और हासिल किया गया। बोली लगाने वालों में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी समर्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी तथा सरकार समर्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी इसमें शामिल थे। अंततः यह सौदा किसको हाथ लगा, तो HAL को हाथ लगा। यह पहला अवसर होगा जब इसरो द्वारा किसी कंपनी को SSLV निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। SSLV का उपयोग 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसरो इनके निर्माण के लिए, ठीक है, याद रखें SSLV का उपयोग क्या है कि 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रह को निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसरो इसके निर्माण के लिए 2 वर्षों तक HAL का मार्गदर्शन करेगा तथा इस अवधि में 2 रॉकेट HAL द्वारा विकसित किया जाएगा। इसके पश्चात तीसरे रॉकेट के डिजाइन में संशोधन करने के लिए HAL अधिकृत होगा। इसरो से प्रौद्योगिकी हासिल करने के पश्चात HAL न केवल इन रॉकेटों का निर्माण कर सकेगी बल्कि इनका विपणन भी कर सकेगी तथा खुद ही अपने स्तर पर इसकी लॉन्चिंग भी कर सकेगी। तो ये है SSLV के लिए जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया इसरो द्वारा HAL को। ये देखें कि UPSC परीक्षाओं में अंतिम चरण में चयन से चूके उम्मीदवार के लाभार्थ प्रतिभा सेतु योजना जो है वो चलाई गई। तो क्या है UPSC ने प्रतिभा सेतु, देखिए प्रतिभा का पूरा नाम क्या है कि प्रतिभा स्टैंड फॉर क्या है, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। प्रतिभा का पूरा नाम है, प्रतिभा का पूरा नाम क्या है, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। ये प्रतिभा सेतु योजना चलाई गई। तो इस योजना के नाम से एक पहल शुरू किया गया है जिसके तहत UPSC की परीक्षाओं के सभी चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद भी अंतिम चयन में चूकने वाले युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। योजना का उद्देश्य UPSC परीक्षाओं में अंतिम चरण में से बाहर हुए, ठीक है, अंतिम चयन सूची से बाहर हुए यानी कुछ ही अंक से बाहर रह गए प्रतिभावान उम्मीदवारों को नए अवसर प्रदान करना है। ठीक है, इससे न केवल उम्मीदवार लाभान्वित होंगे बल्कि सरकार व निजी कंपनियों को भी मेधावी युवा मिल सकेंगे। इस योजना को मूलतः
PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम नाम से 2018 में शुरू किया गया था तथा पहली बार कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा 2017 के उम्मीदवारों के लिए इसे लागू किया गया था। याद रखें, ये पहले भी हो चुका है पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। तो पहली बार कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2017 में, मेडिकल सर्विस परीक्षा 2017 में उम्मीदवारों के लिए इसे लागू किया गया था। अब व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रतिभा सेतु नाम से बेहतर सुविधाओं के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। यूपीएससी की कई प्रमुख परीक्षाओं के लिए यह योजना लागू है। इनमें सिविल सेवा परीक्षा के अतिरिक्त भारतीय वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, सम्मिलित भू विज्ञानी परीक्षा, आर्थिक और सांख्यिकी सेवा परीक्षा व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा आदि शामिल है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना ये प्रतिभा सेतु परियोजना। अब आगे बढ़ते हैं। लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक को छोड़कर चालक दल सहित सभी सवारों की मौत हो गई। काफ़ी दुर्भाग्यजनक घटना है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एयर इंडिया के इतिहास में एक बड़ी दुर्घटना 12 जून, ये डेट याद रखिएगा, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में उस समय हुई जब अहमदाबाद से लंदन जा रही, ठीक है, इसका एक बोइंग ड्रीम लाइनर विमान, ठीक है, 7878, याद रखेंगे 7878 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तत्काल बाद ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के भवन से टकराते हुए धमाके के साथ क्रैश हो गया। ठीक है, चालक दल के 12 सदस्यों सहित कुल 242 लोग इस पर सवार थे। इनमें से एक यात्री जो सीट नंबर 11A, यह सीट नंबर ज़रूर याद रखें, ठीक है, सीट नंबर 11A पर बैठा था, ठीक है, गंभीर रूप से चोटिल हुआ, जबकि शेष सभी 241 व्यक्ति मौत के शिकार बने। मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल से यह विमान टकराया उसके कुछ छात्रों सहित 30 अन्य लोग भी इस दुर्घटना में मारे गए। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के आग के गोले में तब्दील हो जाने से मारे गए लोगों व चालक दल के सदस्यों के शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि उनकी पहचान करना ही कठिन था। तत्पश्चात DNA टेस्ट के आधार पर 247 मृतकों की पहचान यह पंक्तियां लिखे जाने तक की जा चुकी थी। मृतकों में भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन, पुर्तगाल व कनाडा के नागरिक भी शामिल थे। ठीक है, 60 वर्षीय कैप्टन सुमित सबरवाल जो एयर इंडिया के सबसे सीनियर क्रू मेंबर थे, इस विमान को उड़ा रहे थे। कुछ ही महीने में उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। दुर्घटना के पहले मे डे कॉल, ठीक है, मे डे कॉल भी उन्होंने दी थी। ठीक है, दुर्घटना के पहले मे डे कॉल भी दी थी, किंतु बचाव के लिए समय नहीं मिला। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो भी शामिल थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। वैसे इस मामले में विभिन्न अटकलें विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाई जा रही है। दुर्घटना की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने किया है। ठीक है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 242 लोग सवार थे। देखिए, ये लोकेशन दिखाया गया है और सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में, वहाँ से यह उड़ान भरी थी। ठीक है, और उड़ान भरने कुछ ही दूरी पर एक सिविल अस्पताल है। ठीक है, दुर्घटना स्थल वहाँ पर हुआ। कालपी नगर इधर है, मेघानी नगर में। ठीक है, तो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया के विमान की इस भीषण दुर्घटना के लिए सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा ग्रुप ने की है। बाद में 25-25 लाख की अंतरिम सहायता और भी एयर इंडिया ने घोषित की। ये दुर्घटना के पश्चात हवाई उड़ानों में विशेष निगरानी बरती जा रही है। ठीक है, अब देखिए, भारत में कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, आप इसकी लिस्ट आप देख लें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो घटना घटी है 12 जून 2025 को, ये वाली घटना, और देखें तो मृतकों की संख्या देखें तो देखिए
मृतकों की संख्या यहाँ कितनी कम है, तो औसत के हिसाब से देखें 7 अगस्त 2000 कितनी अधिक है, लेकिन नहीं बचे, माफ़ कीजिएगा, जीवित बचे लोगों की संख्या जो है एक मात्र है, ठीक है। और मृतकों की संख्या के आधार पर देखें तो कितना कम है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। हालांकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह इसी से पूछाने की संभावना है, तो आप इसे ही ज़रूर याद रखें। और देखें कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक खबर है, जो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि 25 जून 2025 को उस समय हासिल हुई जब वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9, देख लीजिए, फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए, ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरी। ड्रैगन की यह उड़ान एक्सियोम 4, ठीक है, AX4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न की गई। इस मिशन के तहत 4 यात्रियों को ISS भेजा गया, जो 28 घंटे की उड़ान करके 26 जून को संध्या 4 बजे, ठीक है, भारतीय समय अनुसार ISS से जा जुड़ा, ठीक है। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी ह्यूस्टन को 5 बार अंतरिक्ष यात्रा करके 675 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी है, ठीक है। याद रखें, पैगी ह्यूस्टन के नेतृत्व में भेजा गया है। इस दल में पोलैंड के स्लावेज उजनानस्की विस्नियेवस्की, ठीक है, उजनानस्की विस्नियेवस्की व हंगरी के टिबोर कापू भी इसमें शामिल है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तथा हंगरी व पोलैंड के यह दोनों यात्री पहली बार ही अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। मूलतः लखनऊ के 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला उन 4 उड़ाकुओं में से एक है जिन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना जा चुका है। चुने गए इन 4 उड़ाकुओं में से 3 को 2027 में इसरो के गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इसरो प्रमुख V नारायणन का मानना है कि शुभांशु शुक्ला के AX4 मिशन, ठीक है, AX4 मिशन में जाने का लाभ भारत के गगनयान मिशन को मिलेगा। 40 वर्षीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले वायुसेना में विंग कमांडर रहे राकेश शर्मा के पश्चात दूसरे भारतीय हैं, जहां वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला से पहले राकेश शर्मा ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T2 के जरिए अंतरिक्ष यात्रा की थी। राकेश शर्मा ने अन्य दल साथियों के साथ सैल्यूट 7 और ऑर्बिटल स्टेशन पर लगभग 8 दिन बिताए थे। इसी बीच अमेरिका में ही रह रहे एक भारतीय पायलट व उद्यमी गोपी थोटाकुरा ने एक पर्यटक के रूप में ब्लू ओरिजिन कंपनी के NS-25 निजी मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान 19 मई 2024 को ही की थी, किंतु उनकी यह उड़ान 100 किलोमीटर ऊंची कार्मन लाइन तक ही सीमित थी, जहां केवल 11 मिनट वहीं रहे। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा में भारत के लिए अंतरिक्ष में एक मील का पत्थर बताते हुए पूरे देश को इससे गौरवान्वित व उत्साहित जहां राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने बताया है, वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने पर 1.4 अरब भारतीयों की आशाएं व उम्मीदों उनके साथ बताई है, ठीक है। 26 जून को भारतीय समयानुसार संध्या 5:44 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला अपनी इस यात्रा पर तिरंगा साथ लेकर गए हैं। वहाँ 634वें अंतरिक्ष यात्री है वो, ठीक है, वह 634वें अंतरिक्ष यात्री है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो पृथ्वी के कक्षा में 370 से 460 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमा करता है, पर 14 दिन प्रवास का कार्यक्रम है। वहाँ रहते हुए इस दौरान 60 विभिन्न प्रयोग वह करेंगे, जिसमें अधिकांशतः बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2000 से
लगातार कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 28,000 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रयास प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। इस प्रकार 24 घंटे में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं यह करता है, जिससे वहाँ रह रहे या अंतरिक्ष यात्री हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राज्य समाचार, इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है तो इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसे लेके आएंगे। लंबा वीडियो काफ़ी हो गया, तो अगले वीडियो में लेके आते हैं।